हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह। हम मिल रहे हैं आरटी एकेडमी में। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर रहे हैं हम। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आज है हमारी लेक्चर 7 की। लेक्चर 4, 5, 6 में हमने प्रॉब्लम्स की डिस्कशन की और ढेर सारी प्रॉब्लम्स करी। और जितने कंसेप्ट सीखे थे पीछे कूलम्स लॉ से रिलेटेड, उनसे रिलेटेड कई सारी प्रॉब्लम्स करी। पेंडुलम की प्रॉब्लम करी और दो चार्जेस एक दूसरे के साथ रखे हों, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इन्वॉल्व करके देखा, स्ट्रिंग में टेंशन देखी, फ्रिक्शन से उसको क्लब करके देखा, सर्कुलर मोशन से क्लब करके देखा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे कंसेप्ट 11th के मर्ज किए, मैकेनिक्स मर्ज की उसमें। आज बारी है नए कंसेप्ट की। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही पढ़ रहे हैं, चार्ज रुका होगा, पॉइंट चार्ज रहेगा, हम आगे पढ़ेंगे और एक नया कंसेप्ट आएगा। खूबसूरत कंसेप्ट है और ग्रेविटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कुछ रिलेशन आज एस्टैब्लिश करने वाले हैं। तो कहानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर नंबर 7 की। इंद्रजीत सिंह आईआईटी कानपुर से आपको पढ़ा रहे हैं फिजिक्स। शानदार सा प्लेटफॉर्म है आरटी एकेडमी, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ईयर लॉन्ग कोर्सेज मिलेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो के, और वो भी वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज ऑफ द स्टेट्स। आप मान के चलिए उनसे आपको ये पढ़ने को मिलेगा जिसमें आपको कंसेप्चुअली कोई चीज एरर के साथ नहीं मिलेगी और पूरा कोर्स पढ़ेंगे। आज की कहानी स्टार्ट करते हैं और कहानी का स्टार्ट जो है वो हो रहा है कूलम्स लॉ इन अ मीडियम से। मतलब जो कूलम्स लॉ हमने अभी तक पढ़ा था वो क्या था, वो कुछ अलग था? अलग नहीं था, बस इतना था कि जो आज की तारीख में हम कूलम्स लॉ पढ़कर आए हैं, जितना 4, 5, 6 लेक्चर तक पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। मैंने कहा भी था आप लोगों को, ये जो एप्सिलॉन नॉट नाम की क्वांटिटी है, इसको हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोला करते हैं। ये बहुत मिस्टीरियस टाइप की एक क्वांटिटी है, इसके पीछे हिस्ट्री है। ये बेसिकली जुगाड़ प्रॉपर्टी है, क्वांटिटी है एप्सिलॉन नॉट। ये हिस्टोरिकली मैनेज की गई है क्वांटिटी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो आज का हमारा एजेंडा है, ये असलियत में काम करता है, बाकी वो तो बनाया है। ये फोर्स तब काम करती है जब हम मानते हैं दो चार्जेस के बीच में या तो एयर हो और या तो कुछ भी ना हो, बेसिकली वैक्यूम हो। और मोर स्पेसिफिकली वैक्यूम में ही वो फॉर्मूला काम करता है, क्योंकि एयर में भी फोर्स रिड्यूस होती है। अब अगर दो चार्जेस के बीच में एयर की बजाय हम लोग कोई दूसरा मटेरियल रखते हैं, जैसे वुड रख दें, वैक्स रख दें, ऑयल भर दें, दो चार्जेस को पानी में डुबो दें, इसके बीच में कॉपर की प्लेट रख दें, व्हाटएवर, जो भी कोई मटेरियल भर दें। मतलब एक चार्ज है हमारे पास Q और दूसरा चार्ज है हमारे पास Q। आप अपनी सहूलियत के लिए Q1 Q2 कर सकते हैं। आपने Q1 Q2 किया और उसके बाद आपने इनके बीच में जानबूझकर कोई मटेरियल भर दिया। ऐसे मटेरियल भरने का मतलब कुछ भी भर दिया। ये क्या हो सकता है मटेरियल? ये मटेरियल इंसुलेटर हो सकता है, ये मटेरियल कंडक्टर हो सकता है। तो इट मे बी एन इंसुलेटर, इट मे बी अ कंडक्टर। कोई अंदाजा नहीं, कुछ भी हो सकता है। इनके भर देने से, इनके बीच में ये मटेरियल आ जाने से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पहले जैसी नहीं होती, बदल जाती है। यानी कि दो चार्जेस के बीच में अगर एयर फील्ड हो या वैक्यूम हो, कुछ भी फील्ड ना हो, तो जो फोर्स है उसको निकालिए, कैलकुलेट करिए, उतनी ही सेपरेशन पे उतने ही चार्जेस को रखिए और उनके बीच में वैक्स भर दीजिए, उनके बीच में एयर लगा दीजिए, उनके बीच में वुड रख दीजिए, उनके बीच में चारकोल रख दीजिए, उनके बीच में वाटर फिल कर दीजिए, तो आपको फोर्स बदली हुई महसूस होगी। अच्छा, ये टर्म है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसी टर्म को आज हम सीखेंगे कूलम्स लॉ इन अ मीडियम करके। देखें क्या सीन। कहानी ये है कि आपके पास Q1 चार्ज था और आपके पास कोई Q2 चार्ज था। Q, इनके बीच का सेपरेशन देखें तो हम D बोल देते हैं, R बोल सकते हैं, D बोल सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता कोई। तो इस पर रिपल्शन जो आएगा वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ये आएगा। और अभी इनके बीच में मैंने जानबूझकर वैक्यूम रखा हुआ है, मतलब कोई मटेरियल फिल नहीं किया है, वैक्यूम रखा हुआ है। और हम कहते हैं कि ये जो फोर्स है दोनों के बीच में, ये F वैक्यूम है। वैक्यूम क्यों लिखा? ताकि ये अंदाजा हो जाए कि इन दोनों के बीच में कोई मटेरियल फील्ड नहीं था, वैक्यूम था। अच्छा सर,
अब वही चार्ज है जिसको हम Q1 बोल रहे थे और वही चार्ज है जिसको हम Q2 बोल रहे हैं। इनके बीच का सेपरेशन फिर से D है। रिपेल ये आज भी करेंगे, लेकिन आज की तारीख में हमने कुछ बदतमीजी की और जानबूझ के इनके बीच में एक मटेरियल भर दिया कुछ इस प्रकार से, और जो मटेरियल हमने भरा इस मटेरियल का कोई ना कोई प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी कुछ ऐसी है कि जो आज की फोर्स है इसे वो कुछ कम कर देगी। जो अभी फोर्स लग रही है इसे F मीडियम बोला जा रहा है, और हम पाते हैं कि जो मीडियम भर देने के बाद जो फोर्स है वो वैक्यूम वाले फोर्स से थोड़ी सी कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, बदल जाती है। आप क्या करें, वो दोनों चार्जेस सेम सेपरेशन पे रखें, वैक्यूम में फोर्स कैलकुलेट करें, मेजर करें, और उसके बाद मीडियम में मेजर करें और जानबूझकर एक रेशियो निकालें। और वो रेशियो क्या है, वैक्यूम का फोर्स ऊपर और मीडियम का फोर्स नीचे, और इन दोनों का रेशियो को हम लोग एक नाम देंगे एप्सिलॉन आर। जैसे एप्सिलॉन नॉट लिखा था ना, ठीक वैसा ही हमारा मटेरियल है एप्सिलॉन आर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। इस एप्सिलॉन आर को हम लोग बोल रहे हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी इसी का दूसरा नाम है। आज की तारीख में मॉडर्न डेज में हम रिलेटिव परमिटिविटी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पुराने जमाने में चले जाएं, जब इस तरह की चीजों का एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन हुआ, उसके बाद इस तरह की फोर्सेस को ठीक ठाक नाम दिया जा रहा था, तो शुरुआती प्रकरण में ऐसा था कि इसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोला जाता था। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये पुराना नाम है, ये नया नाम है, और ध्यान रखें कि नाम अलग है, काम एक ही है। एक ही चीज के दो नाम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अच्छा सा क्या मतलब है समझे। F वैक्यूम फोर्स है, न्यूटन है। F मीडियम फोर्स है, न्यूटन है। तो लॉजिकली रिलेटिव परमिटिविटी की कोई यूनिट नहीं। आप इसे उस परमिटिविटी से ना मैच करें जो कि फ्री स्पेस की वैक्यूम की परमिटिविटी पड़ी गई थी, उससे ना मैच करें, ये अलग चीज है। समझे क्या? इसको इस तरह एक्सप्लेन करें या इस तरह से अपने आप में एडजस्ट करें कि मान लीजिए कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू 5 है। मान लीजिए कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू किसी मटेरियल के लिए 5 है। इसका मतलब ये है कि F वैक्यूम डिवाइडेड बाय F मीडियम जो है उसकी वैल्यू 5 है। फॉर्मूले में पुट करो यार, यहां दिखाई दे रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि F वैक्यूम डिवाइडेड बाय 5 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 5 को नीचे भेजा, सामने आ गया F मीडियम, ये लिख दिया हमने। आप इस बात को गौर से देखिए कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू 5 होने का मतलब ये है कि अगर वैक्यूम में 100 न्यूटन फोर्स लगती थी तो ये मीडियम बीच में पूरी तरह फिल कर देने पर 100/5 की फोर्स लगेगी, 20 न्यूटन लगेगी, फोर्स कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो बेसिकली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ओनली। ठीक, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल जो दो चार्जेस के बीच की फोर्स को रिड्यूस कर देता है, और कितने फैक्टर से रिड्यूस करता है वो रिलेटिव परमिटिविटी कहलाता है, एप्सिलॉन आर, जिसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। जब कैपेसिटर चैप्टर पढ़ेंगे तो ज्यादातर टर्म डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इस्तेमाल करेंगे। अभी हम इलेक्ट्रो पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी शब्द ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो दोनों एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मान लीजिए कि वैक्यूम के अंदर 200 न्यूटन फोर्स थी और एप्सिलॉन आर की वैल्यू 5 है, इसका मतलब 200 डिवाइडेड बाय 5 बची फोर्स अगर मैंने मीडियम को बीच में फिल कर दिया, तो ये है इसका मतलब। अच्छी बात, समझ आया? कोई परेशानी की बात तो नहीं है, मेरे हिसाब से एकदम आसान है। अच्छा, अब बात है कि फोर्स रिड्यूस ही होगी कि नहीं, तो चलो आगे आ जाते हैं। कहानी ये है कि साहब आपने लिखा, मैं कलर चेंज कर देता हूं, थोड़ा डार्क कलर ले लेता हूं, अच्छा लगेगा। आइए, हमारे पास लिखा गया है F मीडियम इज इक्वल टू F वैक्यूम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर, जैसे हम रिलेटिव परमिटिविटी बोल रहे हैं। अब कोई बच्चा कहेगा कि अगर सर ऐसा हो जाए कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाए, तो मतलब जो डिनोमिनेटर है वो 1 से बड़ा है, तो लॉजिकली डिवाइड करोगे तो फिर ये वैल्यू 1 से छोटी हो जाने वाली है, यानी मीडियम वाला फोर्स जो है वो पक्का पक्का वैक्यूम वाले फोर्स से कम हो जाएगा।
और ये केस अभी हमने देखा भी। लेकिन कोई बच्चा इसी से दूसरा इंटरप्रिटेशन निकाल सकता है कि एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू है अगर वो लेस देन 1 हो जाए एफ, तो एफ मीडियम की जो वैल्यू है वो बड़ी हो जाएगी एफ वैक्यूम से। ये इंटरप्रिटेशन दूसरा आ सकता है। तो आप हमेशा फोर्स रिड्यूस की क्यों बात कर रहे थे? तो आइए कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। और कॉन्सेप्ट आपको सिखाता है कि ये जो आपने एप्सिलॉन आर की वैल्यू लेस देन 1 बोली है वो गलत है। ठीक, मतलब ये कि एप्सिलॉन आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन एप्सिलॉन आर हमेशा 1 से बड़ा ही होता है। मतलब किसी भी मटेरियल के लिए जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो 1 से बड़ी ही होगी, 1 से छोटी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? मैकेनिज्म जानेंगे अभी तो पता चलेगा कि वो फोर्स रिड्यूस कैसे होती है। लेकिन फिलहाल ये याद रखने वाली बात है, हैशटैग बात है, दिमाग में रखना। मिसकंसेप्शन है, बच्चे पूछते नहीं है क्लास में, बस मान लेते हैं कि कम हो गई, ये 1 से छोटा नहीं होता, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो फिर ये हमेशा वैक्यूम में फोर्स मीडियम से ज्यादा ही होगी। तो ऑलवेज का केस लगा देते हैं कि किसी भी मीडियम में वैक्यूम से बड़ी फोर्स नहीं हो सकती। अगर दो चार्जेस को वैक्यूम में रखें तो फोर्स सबसे बड़ी आएगी, अगर उनको मीडियम में रखें तो फोर्स रिड्यूस हो जाएगी। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि मीडियम एक्चुअली रिड्यूसेस द फोर्स। ध्यान रखिएगा, बोर्ड के स्टैंडर्ड के हिसाब से हम लोग एक एक बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं, और जो बोल रहे हैं अगर इसको आप याद रखेंगे और पेपर में ऐसा लिखेंगे तो मार्क्स फुल मिलेंगे। सीबीएसई के अकॉर्डिंग बातें बताई जा रही हैं आपको। अच्छा, एप्सिलॉन आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ठीक, अच्छी बात है। तो मीडियम में फोर्स कम ही हो जाएगी। कुछ छोटी छोटी बातें याद रखें। एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी इज 1 फॉर वैक्यूम। एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1.005 होती है शायद फॉर एयर, या इसके बाद एक और जीरो होता है, मुझे एग्जैक्ट डेटा याद नहीं है। तो आप ऐसा फीलिंग ले लीजिए कि इतना भी इनफ है और आपको दिखाई दे रहा है कि 1 और 1.005 में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। इसलिए हम लोग वी कंसीडर एयर इक्विवेलेंट टू वैक्यूम फॉर सिंपलिसिटी। ये क्या बात है? हम कोई साइंटिफिक कैलकुलेशन तो कर नहीं रहे, हम तो बेसिक कंसेप्ट सीख रहे हैं और थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करके क्वेश्चंस बना लेंगे। तो ज्यादा स्पेसिफिक होके चीजें नहीं देखेंगे। हम मानते हैं कि 1 और 1.005 के अंदर इतना बड़ा तो चेंज है ही सही कि अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेशंस करें, बहुत प्रिसाइज होने की कोशिश करें, बहुत एक्यूरेट होने की कोशिश करें, तो आपके आइडियाज गलत हो सकते हैं। लेकिन अगर आप एक रफ कैलकुलेशन करना चाहते हैं, बहुत रफ आइडिया लेना चाहते हैं, तो इन दो नंबर से बहुत बड़ा अंतर नहीं है। तो जो वैक्यूम है और जो एयर है उनमें बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है उनके रिलेटिव परमिटिविटीज में। तो जहां जहां हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वहां अगर हम वैक्यूम बोलें तो भी रिलेटिव परमिटिविटी को ऑलमोस्ट 1 मानना है, और जहां हम एयर बोलें वहां पे रिलेटिव परमिटिविटी को ऑलमोस्ट 1 मानना है। इसका मतलब एयर को वैक्यूम के इक्विवेलेंट समझा जाएगा हमारे कोर्स में। और ये ER की वैल्यू वैक्यूम के लिए 1 कैसे होती है? होती नहीं, ये कन्वेंशन हमने बेस बनाया, क्योंकि सबसे बड़ी फोर्स होती है वैक्यूम के अंदर। क्लियर है मेरी बात? अच्छा साहब, बहुत बढ़िया। आगे चलिए, आगे बात करिए। तो हमने कहा देखो भाई, वैक्यूम में फोर्स कितनी होती है, जरा पॉइंट चार्जेस के बीच की फोर्स का फॉर्मूला लिख लीजिए। तो हमने कहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by d स्क्वायर और whatever r स्क्वायर, जो भी आपको बीच का सेपरेशन रखना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने कहा कि मीडियम का फोर्स क्या है, तो हमने कहा मीडियम का फोर्स बताता हूं आपको। मीडियम का फोर्स तो चुपचाप से है वैक्यूम का फोर्स डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन r, और आपको पता है कि वैक्यूम का फोर्स तो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर, और ये 1/एप्सिलॉन r। ये बन गया हमारा फोर्स का फॉर्मूला, एकदम सिंपल। आइए, आप इसे जब किताबों में देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये लिखा हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q1 Q2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। किसी भी मीडियम में फोर्स का फॉर्मूला ये, और अल्टीमेटली फोर्स का फॉर्मूला यही है। जैसे ही आप
वैक्यूम देखें, एप्सिलॉन आर को 1 रख दें, रिड्यूसेस टू वैक्यूम। और आप कोई मीडियम देखें तो मीडियम, आपको इतना क्लियर हो गया, ग्रेटर द एप्सिलॉन आर लेसर इज द फोर्स इन मीडियम। जितना ज्यादा एप्सिलॉन आर की वैल्यू, जितना ज्यादा रिलेटिव परमिटिविटी, उतनी कम फोर्स, यानी रिलेटिव परमिटिविटी की प्रॉपर्टी बेसिकली फोर्स घटाने की है। तो फोर्स जितना ज्यादा घटता चला जाएगा, रिलेटिव परमिटिविटी बढ़ती चली जाएगी। ये कह लें कि रिलेटिव परमिटिविटी जितनी बढ़ रही है, फोर्स उतना घट रहा है। एकदम सिंपल, कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा, ये जो एप्सिलॉन आर है, इसका एक दूसरा सिंबल यूज होता है, कप्पा। हम लोग क्लासेस में उसको के बोल देते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो के नहीं होता है, कप्पा होता है, लेकिन बोल देने में कोई बुराई नहीं है। सिंबल का नेम कप्पा है, बनता भी अलग तरह से है। तो ये दोनों एक ही बात है, ठीक, अनदर सिंबल ऐसे लिख लो। किताबों में लिखा मिले तो डरने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे हो जाएगा। आपको यही जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये कई किताबों में इस शक्ल में दिखाई देगा, एप्सिलॉन नॉट कपा Q1 Q2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। ये F मीडियम का वही फॉर्मूला है जिसकी शक्ल थोड़ी सी बदल दी है। एप्सिलॉन आर की जगह कपा लीजिए, एक ही बात है। अगर आपको बुक्स में मिले तो घबराना नहीं है कि आपने अलग पढ़ा था, बुक में अलग लिखा, एक ही बात। अब मैकेनिज्म की बात कि फोर्स रिड्यूस कैसे होती है, तो मैकेनिज्म पे आई है फोर्स रिड्यूस करने की। मानिए कि ये चार्ज है Q1 और ये चार्ज है कुछ Q2। पहले तो ये एयर में रखे थे, जो भी फोर्सेस थी इनके बीच, लेट अस से कि इनके बीच के जो सेपरेशन है वो D है, ये D सेपरेशन है। तो जो इनके बीच में वैक्यूम में फोर्स लगेगी, अगर आप F वैक्यूम लिखें तो आप लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय D लिखा हुआ, R नहीं लिखा है तो D लिख लेते हैं, D स्क्वायर। ये वैक्यूम में फोर्स थी। अब आपने इन्हीं को पानी में डुबो दिया। पानी में क्यों डुबो रहे हैं? कुछ भी रख सकते हैं। मैं पानी का एक बेसिक एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूँ। पानी लेने से क्या होगा, अभी दिखाते हैं क्या होगा। जब आपने पानी लिया तो पानी को देखे बूढ़ा मॉलिक्यूल झुका झुका बेचारा 104 डिग्री के एंगल पर, इस तरह से पानी का मॉलिक्यूल हुआ करता है। डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, सबने डाइपोल पढ़ा है केमिस्ट्री में, और आपको पता है कि इनमें पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं। आपने दोनों पॉजिटिव चार्ज ले रखे हैं, तो लॉजिकली जब आप यहाँ पर कहीं पानी भर देंगे, पानी भर दें, भर देते हैं, आइए, और किस कलर का पानी भर, चलो पीले कलर का पानी भर देते हैं। तो आप मानकर चलिए कि यहाँ पर आपने पूरे में वाटर फिल कर दिया इस तरह से। पहले वैक्यूम था और अब आपने मटेरियल भर दिया। इसको वाटर भी बोल सकते हैं, केरोसिन भी बोल सकते हैं, जो मर्जी हो आपके वो नाम दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बस ऐसा है कि कुछ भर तो दिया। अब इस पॉजिटिव चार्ज को सराउंड करने का काम हमारे ये नेगेटिव चार्जेस करेंगे जो ऑक्सीजन के ऊपर है। इसको चारों तरफ सराउंड करेंगे। साहब यही सराउंड आपको यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस करेंगे। आपको फीलिंग क्लियर है कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो इस नेगेटिव को ये अट्रैक्ट करेगा, तो इस तरफ ज्यादा चार्जेस आ जाएंगे, और यहाँ भी इस तरफ ज्यादा चार्जेस आ जाएंगे, और यहाँ भी इस तरफ ज्यादा चार्जेस हो जाएंगे। क्लियर है मेरी बात? अब आप देखिए, गौर से समझिए, ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, एक दूसरे को फोर्स लगाकर राइट में खींच रहे हैं, F ड्यू टू Q1, ये लिख लिया। अब ये सब इंड्यूस्ड चार्जेस हैं, ये सारे इंड्यूस्ड चार्जेस इसको अट्रैक्ट करेंगे। आपको ऐसा दिखा, आपको ऐसा नजर आएगा कि शायद F ड्यू टू Q1 राइट में है और जो नेगेटिव चार्जेस हैं इसको लेफ्ट में अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो F नेट आने वाली है वो नेट फोर्स आएगी F ड्यू टू Q1 ओनली। अकेले Q1 ने कितनी फोर्स लगाई, माइनस F ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस। अब ये इंड्यूस्ड चार्जेस जो है बेटे, वो सॉलिड में भी इंड्यूस हो सकते हैं
लिक्विड में भी इंड्यूस हो सकते हैं, तो कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है कि लिक्विड है तो ही इंड्यूस होंगे, सॉलिड में भी हो सकते हैं। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस ऑफ फोर्स घट गई है। फोर्स ऑलवेज डिक्रीजेस, फोर्स ऑलवेज डिक्रीजेस। क्लियर है मेरी बात? फोर्स हमेशा घट ही जाएगी। अब फोर्स घट जाएगी, याद है आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 से बड़ी होने का क्या लॉजिक था कि हमेशा फोर्स घटेगी। मैकेनिज्म समझ आया? हमेशा फोर्स घटेगी ही घटेगी। जो चार्जेस इंड्यूस होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे ही करेंगे, और अगर अट्रैक्ट करेंगे तो लॉजिकली फोर्स घटने वाली है। अच्छा सा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। फोर्स डिक्रीज हो रही होने दो। अब बात आती है कि व्हाट इज द फोर्स ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस। ये वो कॉन्सेप्ट है जो ना पढ़ाया जाता है ना पेपर में पूछा जाता है, जो ये पर्टिकुलर फॉर्मूला बता रहा हूं। तो जरा पानी वानी को मिटा लिया जाए अपने इस मॉलिक्यूल को, इसके बाद चर्चा करते हैं। तो हम उसको उधर ले जाएं, बेसिकली इसको इधर जंप कर दें, इसको इधर राइट में ले आए तो इंड्यूस्ड चार्जेस की फोर्स आ जाएगी। तो हम लिखेंगे F ड्यू टू Q1 ओनली माइनस F नेट। क्लियर है मेरी बात? ये जो इंड्यूस्ड चार्जेस वाली फोर्स है ये इतनी, अगर आप ठीक से पहचान पाओ कि क्या लिखा जा रहा है तो Q1 फोर्स का, Q1 चार्ज का जो फोर्स है वो तो तब माना गया था जब इनके बीच में वैक्यूम था, कुछ भी और नहीं था। तो ये जो Q1 ओनली लिखा है ये वो फोर्स है, फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2 इन वैक्यूम। ये तो वही फोर्स है जो जब दोनों के बीच में वैक्यूम कंसीडर किया था तब दोनों के बीच में फोर्स मानी थी। हाँ, ये जो फोर्स लिखी। अच्छा, F नेट के बारे में बात करें तो सर अभी तक जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में F मीडियम पढ़ते आए कि मीडियम में कितनी नेट फोर्स लगेगी, ये तो वो। हाँ, बहुत अच्छे। आओ देखो, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं ताकि आपके लिए इसी का एक अच्छा फॉर्मूला बनाकर छोड़ा जाए, ताकि आपको फीलिंग आए कि इंड्यूस्ड चार्जेस की फोर्सेस कितनी है, क्योंकि पढ़ाया नहीं जाता है। ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस, तो हम कहेंगे F वैक्यूम माइनस F मीडियम। अब ये जो इंड्यूस करने की ताकत है, फोर्स को रिड्यूस करने की ताकत है, ये मान के चलिए कि हर मटेरियल की फिक्स है। वाटर की अलग है, लिक्विड की अलग है, मतलब केरोसिन की अलग है, ऑयल की अलग है, सबकी अलग अलग है। तो ये इंड्यूस करने की प्रॉपर्टी अलग है, तो इसका मतलब ये जो चीज है ये सेम है सबके लिए। तो अब दो तरीके हैं, या तो इसको डिफाइन करें या तो इनका रेशियो डिफाइन करें। तो जानबूझकर क्या किया गया आपको बताता हूं। ये कंसेप्ट को डिफाइन इस तरह नहीं किया गया जिस तरह मैंने आपको पढ़ाया, मतलब ये जो पेज आपको पढ़ाया गया है ये इसके अंदर की कहानी है। इसको इस तरह ना पढ़ा के ऐसा कहा गया कि आप वैक्यूम वाला फोर्स लिखिए। वैक्यूम वाला फोर्स लिखने का मतलब है कि फोर्स ड्यू टू Q1 ओनली लिखिए, उसके बाद आप F मीडियम लिखिए डिवाइड करके, यानी कि आप F नेट लिखिए, कितना नेट फोर्स लग रहा है, और इसको कह दीजिए कि ये कोई कांस्टेंट है कप्पा, कप्पा या फिर कोई एप्सिलॉन r। और ये जो रेशियो आया ये बेसिकली इस बात पे डिपेंड करेगा कि मीडियम में फोर्स कितना रिड्यूस हो गया। जितना ज्यादा मीडियम में फोर्स कम हो जाएगा एप्सिलॉन r की वैल्यू उतनी ज्यादा हो जाएगी। जितना ज्यादा चार्जेस इंड्यूस हो सकते हैं उतना ज्यादा फोर्सेस को रिड्यूस किया जा सकता है। जितना ज्यादा फोर्सेस को रिड्यूस कर दिया जाएगा उतना ज्यादा एप्सिलॉन r या कप्पा होने वाला है, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उतना ज्यादा होगा। जिस मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है उस मटेरियल में इंडक्शन ज्यादा हो रहा होगा और वो फोर्स को ज्यादा रिड्यूस कर रहा होगा। तो ये जो इंड्यूस करने की ताकत आपको दिखाई दे रही है F ड्यू टू इंड्यूस चार्ज, कितना इंड्यूस हो सकता है मटेरियल पे डिपेंड करता है यार। पानी तो अपना पोलर मॉलिक्यूल है, H और O है ना, जुगा जुगा सा मॉलिक्यूल, बेचारा बूढ़ा इंसान, ये ऐसे और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी, ये ज्यादा इंड्यूस कर सकता था। जब ये ज्यादा इंड्यूस कर सकता है चार्जेस को तो कॉमन सेंस है कि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा होगा। आपको बताएं कि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है
वो 80 के आसपास माना जाता है। हालांकि अपने आप में ये पढ़ने का विषय है, पूरी रिसर्च का विषय है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किन किन कंडीशंस पे बदलता है, अलग अलग टेम्परेचर पर बदल जाएगा, और जो लाइट उस पर डाली जा रही है उसकी फ्रीक्वेंसी बदले तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बदल जाता है, जिस डायरेक्शन में हम देख रहे हैं, जिस डायरेक्शन में मटेरियल के थ्रू प्रोपेगेट हो रहे हैं उस पर बदल जाता है। बहुत सारी कहानी है, लेकिन ऑन एन एवरेज हम लोग इसका 80 पकड़ के चलते हैं। और जनरली जो मटेरियल्स हैं उनका 2 3 4 1 2 एक तो नहीं 1.7 2 3 4 इस टाइप का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हुआ करता है। तो 3 4 के आगे 80 बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पोलर मटेरियल है। तो जितने पोलर मटेरियल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा, और ये जो इंड्यूस होने की ताकत है ये सिर्फ और सिर्फ मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो हम इसको लिख लेते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ओनली। और अगर प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ओनली तो लॉजिकली जितना फोर्स रिड्यूस किया ये सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, तो ये रेशियो भी सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है। अगेन उसी हम प्रॉपर्टी पर वापस आ गए कि एप्सिलॉन आर सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। मतलब क्लियर हो गया कितना चार्ज इंड्यूस होने वाला है, ये बात सिर्फ इस बात पर डिपेंड करेगी कि मटेरियल कौन सा है। वाटर का 80 है, काम खत्म, आपने 1 कूलम रखा तो भी 80 है, 2 कूलम रखा तो भी 80 है, 10 कूलम रखा तो भी 80 है, बदलने वाला नहीं है। आप दिमाग में रखें कि जो इंसुलेटर्स होते हैं, इंसुलेटर्स, दूसरे शब्दों में इन इंसुलेटर्स को डाई इलेक्ट्रिक बोलते हैं। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि सर डाई इलेक्ट्रिक अलग चीज है, इंसुलेटर अलग चीज है। विशेष ध्यान रखें, टेक्निकली दोनों एक ही बातें हैं, कोई अंतर नहीं है। इंसुलेटर्स के दो नाम हैं, वन इज डाइलेक्ट्रिक, वन इज इंसुलेटर। जब कैपेसिटर पढ़ाएंगे तो दोनों शब्दों का डिफरेंस बताएंगे कि क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं। इनका फाइनाइट होता है। फाइनाइट का क्या मतलब है? कुछ ना कुछ नंबर है, इनफाइनाइट जैसा कुछ नहीं है। दूसरा, हमेशा पॉजिटिव होगा और ग्रेटर देन 1 होगा। एक से बड़ा कोई ना कोई फाइनाइट नंबर जो है इंसुलेटर के लिए जोड़ दिया जाएगा। अच्छा सा, अगर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कंडक्टर्स के लिए निकालें तो क्या होगा? तो कंडक्टर्स के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। क्या बकवास है ये? कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल जिनके ऊपर जितना चार्ज इंड्यूस करना चाहो सारा चार्ज इंड्यूस हो सकता है, तो वो इतना चार्ज इंड्यूस कर देते हैं कि नेट फोर्स को जीरो कर देते हैं। और नेट फोर्स जीरो होने का मतलब नेट फोर्स जीरो, तो लॉजिकली एप्सिलॉन आर को तो इंफिनिटी होना ही है, होता है। अच्छा सा, क्या करें? काफी सारा डिस्कशन कर लिया। अगर आप देखें तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से स्टार्ट किया, पहले पेज में उसकी डेफिनेशन समझी, दूसरे पेज में उसके बारे में और समझा, तीसरे पेज में और समझा, चौथे पेज में और समझा। तो बहुत सारा कुछ पढ़ लिया डाइलेक्ट्रिक को बहुत डिटेल में। अब क्या करें? इट्स प्रॉब्लम टाइम। मतलब सवाल लगाते हैं। अच्छा सा, कैसे लगाएंगे सवाल? तो एक प्रॉब्लम कराता हूं, फिर आपको एक शानदार प्रॉब्लम कराऊंगा, देखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक चार्ज है जिसको आप Q1 कह रहे हैं, और एक और चार्ज है जिसको आप मान लीजिए Q2 कह रहे हैं। इनके बीच का सेपरेशन आप D नेम दे रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि इनके बीच में आपने एक बहुत ही बढ़िया सा डाइलेक्ट्रिक भर दिया, इंसुलेटर भर दिया, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू थी 4। Q1 की वैल्यू 2 कूलम्स है और Q2 की वैल्यू 4 कूलम्स है। D की वैल्यू जो है वो 2 मीटर्स है। तो बताइए फोर्स कितनी होगी? तो हम कहते हैं ठीक है यार, कोई परेशानी की बात नहीं है, तो आपने फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन दे दिया है। ये फार्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। R की जगह मुझे D लिखा हुआ है तो मैं इसको D ही लिख लेता हूं, D स्क्वायर। और क्योंकि मीडियम भरा हुआ है इसलिए एप्सिलॉन R नीचे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज नथिंग बट 9 × 10⁻⁹। Q1 की वैल्यू 2 दी है, Q2 की वैल्यू 4 दी है, बीच का सेपरेशन 2 है, और एप्सिलॉन R की वैल्यू 4 है। कट गया ये सब। 9 × 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय 4, दैट इज, आप देखिए 9/4 ही लिखा है, बस खत्म हो गया। इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। इतने न्यूटन्स मेरा फोर्स का आंसर। ऐसा सवाल कर लेंगे, आई होप कर ही लेंगे। हाँ, कई बार ऐसा कह देता है कि 2 माइक्रोकूलम्स एंड 6 माइक्रोकूलम्स आर सेपरेटेड बाय 10 सेंटीमीटर। फाइंड फोर्स बिटवीन देम if
कॉपर ब्लॉक, कॉपर का कोई ब्लॉक है, कोई टुकड़ा है, इज फिल्ड बिटवीन देम, उनके बीच में कॉपर का टुकड़ा भर दिया गया, तो बताइए कि उनके बीच में कितनी फोर्स होगी। तो आप कहेंगे कि सर कॉपर क्या है, तो हम कहेंगे मटेरियल है, और जैसे ही आपको दिखाई देगा कॉपर एक मटेरियल है, तो चुपचाप से फोर्स का फॉर्मूला जो आप लगा रहे होंगे वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर आप कहेंगे Q1, फिर आप कहेंगे Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर और 1 बाई एप्सिलॉन R, और फिर तुरंत चीखते हुए कहेंगे कि सर अगर डेटा एप्सिलॉन R का दिया है तब तो ये सवाल लग पाएगा, और अगर एप्सिलॉन R का डेटा नहीं दिया तो सवाल नहीं लगेगा। लेकिन गौर से देखिए आपको क्या भर के दिया गया है, कॉपर, कॉपर, और जब आपको भर के दिया गया कॉपर तो लॉजिकली ये है एक कंडक्टर, और जब है ये कंडक्टर तो इसके एप्सिलॉन R की जो वैल्यू है वो है इनफिनिट, तो इसका सीधा सा मतलब है चार्ज दिया होता ना दिया होता, दूरी दी होती ना दी होती, जो भी एफ नेट आने वाली है वो है 0, क्योंकि आपने कंडक्टर भर दिया बीच में, और ये सवाल बहुत पूछा जा रहा है आजकल, ठीक है, ध्यान रखें। इसके बाद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में पेंडुलम प्रॉब्लम बहुत पूछी जाती है, आपके पेपर में, स्कूल में होगा तो भी आएगी, बोर्ड में होगा तो भी आएगी, सीबीएसई में तो आती ही। तो चलो कर लेते हैं। हमने पेंडुलम प्रॉब्लम की थी, पेंडुलम प्रॉब्लम में सीखा था कि दो पेंडुलम्स हुआ करते थे ऐसे टिपिकल, ये ऐसे कुछ मास, ऐसे कुछ मास, दोनों का मास m, एक पे चार्ज Q1, एक पे चार्ज Q2, कोई फर्क नहीं पड़ता चार्जेस अलग होने से, मास अलग होने से पड़ता है, इसलिए हम जानबूझ के कहते हैं कि मासेस आर सेम, क्योंकि दोनों का एंगल वर्टिकल से अलग अलग बनेगा अगर मास अलग हो गए तो, और हम चाहते नहीं है कि एंगल अलग अलग बने, एक ऐसे हो जाएगा, ठीक, शायद थोड़ा गड़बड़ दिखाई दे रहा, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। अब आइए जरा मैं आपको वर्टिकल से एक लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूं, ऐसे, हाँ अब ठीक है, और यही लाइन आपको मैं यहां से यहां ड्रॉ करके दिखाता हूं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई भाई। कहा यह जा रहा है कि अब इनके बीच में कुछ और नहीं, बहुत शानदार सा डाइलेक्ट्रिक भर दिया गया, क्या होगा, आओ देखो डाइलेक्ट्रिक भरा गया ऐसे। डाइलेक्ट्रिक कोई लिक्विड हो सकता है, क्योंकि पेंडुलम के बीच में अगर सॉलिड भर दोगे तो हिलने की तो जगह बचेगी नहीं, फोर्स वो सॉलिड ही लगाने लग जाएगा, तो इसलिए लिक्विड का ही केस आता है, डाइलेक्ट्रिक लिक्विड इज इंसर्टेड बिटवीन, या इंसर्टेड बिटवीन द चार्जेस, ऐसा कुछ बोला है। अगेन कहानी वही है, मास m है, मास m है, और हम कह रहे होंगे कि जो भी मासेस हैं होने दो, फर्क नहीं पड़ता, उनके नीचे की तरफ पक्का पक्का mg लग रहा होगा, इस पर भी नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, सामने रिपल्शन की फोर्स होगी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, इसलिए मैंने ये जो डॉटेड लाइन से बना दी थी, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, यहाँ पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, जो एक्शन रिएक्शन की वजह से बराबर बराबर होगा। नेचर की सिमेट्री कहती है कि टेंशन को बराबर होना चाहिए, और वर्टिकल से एंगल अगर यहाँ थीटा है तो चुपचाप से यहाँ भी थीटा होगा। अच्छा साहब, यहाँ दो केसेस बनते हैं, ये जो स्फीयर है, ये पहला केस स्मॉल हो सकता है, और दूसरा केस ये है कि ये सफिशिएंट साइज के हो सकते हैं, तो हम लिख भी लेते हैं सफिशिएंट साइज। इससे क्या हुआ सफिशिएंट साइज से, सुने, अगर ये स्मॉल है मतलब इनका वॉल्यूम इग्नोरेबल है, अगर वॉल्यूम इग्नोरेबल है तो लॉजिकली बायंसी की फोर्स का कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन अगर ये सफिशिएंट साइज के हैं तो इसका मतलब ये है कि वो सफिशिएंट लिक्विड डिस्प्लेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से बायंसी भी इन्वॉल्व हो रही है। तो इस तरह की प्रॉब्लम में बायंसी इन्वॉल्व होती है, और इस तरह की प्रॉब्लम में बायंसी इन्वॉल्व नहीं होती। हम पहले जो प्रॉब्लम करेंगे उसमें कहेंगे कि ये जो सॉलिड्स हैं या हमारे स्फीयर्स हैं वो स्मॉल हैं, और स्मॉल होने का सीधा सा लॉजिक हम लिखेंगे नो बायंड फोर्स इज देयर, वहां पर किसी प्रकार की कोई बायंड फोर्स नहीं है, या जितनी भी बायंड फोर्स है उसको इग्नोर किया जा सकता है। अच्छा साहब, और क्या, कुछ खास नहीं, आगे देखें। इस टेंशन के फिर से दो कंपोनेंट, एक वर्टिकल डायरेक्शन में, एक अंदर की डायरेक्शन में। साहब ये थीटा था तो ये भी थीटा, तो ऊपर आया t cos थीटा, अंदर की तरफ आया t sin थीटा, और तुमने फिर कहा कि फोर्स बैलेंसिंग कर ली जाए, वर्टिकल फोर्स बराबर हॉरिजॉन्टल फोर्स बराबर, तो गौर से देखें कि आप लिखेंगे 2t sin थीटा इज इक्वल टू F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और t cos थीटा की जो वैल्यू है वो साहब mg के बराबर। पर तुरंत ही कोई बच्चा कहेगा कि t sin थीटा की वैल्यू जो भी आपने लिखी उसको
F इलेक्ट्रोस्टैटिक के बराबर किया, F इलेक्ट्रोस्टैटिक तो बता दीजिए, तो हम F इलेक्ट्रोस्टैटिक आपको बता देते हैं। That is 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2। कहाँ गया अपना Q1 Q2, कैसा लिखा था, छोटा वाला लिखा था, तो हम लिख देते हैं Q1 Q2 बाय इनके बीच का सेपरेशन अगर दिया हुआ है D और नहीं दिया है D, तो 2l sin थीटा पिछले प्रॉब्लम में पढ़ चुके हैं, तो वो लिखा और साथ में एप्सिलन r लगाया। क्यों भैया एप्सिलन r लगाया, क्योंकि लिक्विड आ चुका है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक, ध्यान रखें। अच्छा साहब और बताइए, और कुछ खास नहीं। मान लीजिए ये तो फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस का मतलब ये स्मॉल वाला केस बन चुका है जब हमारा स्फीयर स्मॉल है। सेकंड केस की चर्चा करें, चलो सेकंड केस की चर्चा पहले इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, लेट्स मेक सम स्पेस, उसके बाद बातें करें। सेकंड केस के अंदर क्या होगा, केस 2, जब हम लोग सफिशिएंट साइज के बारे में बात करने लग जाएंगे। सफिशिएंट साइज में बायंसी आ जाएगी। बायंसी आने का मतलब होगा कि हमें बायंसी लिखनी पड़ेगी, तो हम बायंसी लिख भी देते हैं, इधर आई F बायंसी। F बायंसी का मतलब हुआ कि जब हम यहां फोर्स लिख रहे होंगे तो हम लिखेंगे T cos थीटा प्लस F ऑफ बायंसी इज इक्वल टू mg, और T sin थीटा is equal to 1/4 pi epsilon naught epsilon r q1 q2 divided by d square, और d का मतलब बीच का सेपरेशन है, और लॉजिकली हम यहां पे लिख देते हैं कि d की जो वैल्यू है वो 2l sin थीटा है। ये दिमाग में रखें, लास्ट लेक्चर में हम कर भी चुके थे। अब बायंसी की फोर्स कितनी है वो समझाना है, तो हम मान लेते हैं कि बायंसी की फोर्स लिखने के लिए लेट द रेडियस ऑफ स्फीयर, जो भी हमने बॉब लिया है b, लेट्स से r, स्मॉल r रेडियस है, तो जो वॉल्यूम होगा वो होगा 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, ठीक, इनटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू g, ये बन गया आपका mg, और 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू g, ये बन गया बायंसी। आपके सामने देखें, बायंसी फोर्स का फॉर्मूला लिखा है, mg का फॉर्मूला लिखा हुआ है, 2l sin थीटा लिखा हुआ है, d भी दे दिया है, t sin थीटा, t cos थीटा, सब कुछ बना दी, सारी इक्वेशंस आपके लिए बना दी, केस 1 के लिए बना दी, केस 2 के लिए बना दी। these are the two equations for case 2, these are the two equations for case 1। जब छोटा हो जब बड़ा हो आप कर सकते हैं स्फीयर्स को मान के। अब देखें कि सारे तरह की फोर्सेस आपने सॉल्व कर ली, और एक पेंडुलम प्रॉब्लम जो इसकी होती है ये बहुत शानदार होती है और पूछी जाती है। इसमें एप्सिलॉन r डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हर स्कूल में पूछा जाता है, मिड टर्म एग्जाम में आएगा ही आएगा, मान लीजिए। इसको रट लीजिए, वैल्यू प्लेस कर दीजिए, एप्सिलॉन r आ जाएगा, याद कर लीजिएगा इसको, और दोनों केसेस पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो मेरे हिसाब से आज की कहानी को समाप्त करते हैं, और आज बहुत अच्छा सेशन था, मान के चलिए कंसेप्चुअली बहुत अच्छा सेशन था, दो बढ़िया प्रॉब्लम सीखी और नए कंसेप्ट सीखे। थैंक्स फॉर वाचिंग अस। आ गया सीन, तो खत्म ही करना है, लेक्चर कंक्लूड कर रहे हैं। हमें फॉलो करिए और जरूर करिए, क्योंकि आपको बहुत फायदा होगा। ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज, और ध्यान रखिएगा ये बोर्ड से रिलेटेड है, आपको बोर्ड का कंटेंट मिलेगा नहीं, ये बोर्ड से रिलेटेड है, आपके सीबीएसई के बोर्ड्स के लिए स्पेसिफिकली, पीसीएमबी। मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह, मैं हूं आईआईटी कानपुर से, और आपको पढ़ा रहा हूं आरटी एकेडमी पे। आरटी एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, अगले लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।